इस वीडियो में हम लोग जो है अपनी नेशनल इनकम की यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। ये यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 6 मार्क्स की आती है। इस यूनिट में दो अलग अलग चैप्टर्स को हमें कवर करना है। एक हमें मनी को कवर करना है और दूसरा हमें बैंकिंग को कवर करना है। तो पहले हमें मनी के बारे में पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मनी है क्या। मनी, देखो, अगर बात की जाए, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम है, या कह लो माध्यम है, या एक जरिया है किसका, एक्सचेंज का, जिसकी मदद से हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल कर पाते हैं। ठीक, अगर मनी की बात करा जाए तो मनी ये होता है। अब इसके अलावा अगर देखें तो चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली मनी के बारे में। तो मनी के बारे में इस चैप्टर में आगे हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि मनी आई कैसे, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक, मनी इवॉल्व कैसे हुई, हमें जो है इसमें ये भी सीखना होता है। देखो, बहुत सबसे पहले क्या होता था, जब मनी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करा करती थी, उस समय के टाइम पे एक्सचेंज के तौर पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, इनका इस्तेमाल किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, इस ठीक ये पीरियड जो था, अगर स्पेशली तुम लोगों को याद हो, तो बार्टर सिस्टम कहलाता था। ठीक, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक, इसे जो है हम लोग सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है एक्सचेंज होता था एज अ मनी के तौर पे। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जमाना थोड़ा एडवांस हुआ, मेटेलिक कॉइन्स वगैरह आ गए, उनका यूज होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स आए। ठीक, ये देखो, पहले क्या था, पहले मेटल्स की इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती थी, तो नॉर्मल मेटल्स को भी लोग बहुत ही प्रीशियस समझा करते थे। लेकिन जब सिल्वर और गोल्ड का एक तरीके से एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो इन बाकी मेटल से भी ज्यादा प्रीशियस है। ठीक, तो फिर जो है अगर हम देखें पहले, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, उस समय अगर हम देखें तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सिल्वर गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत ही जो है, अगर हम बात करें, एक्सपेंसिव मटेरियल है। फिर 1930 के बाद करीबन क्या हुआ, पेपर मनी का हमारे देश के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक, ब्रिटिशर्स ने ये क्यों करा, देखो, वैसे हमें पढ़ा जाता है ब्रिटिशर्स ने इसको ट्रेड आसान करने के लिए करा, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो इसके पीछे जो मोटिव था उनका, वो हिसाब किताब रखना आसान करना था। पहले उनके लिए भी ट्रेड करना भी उनके लिए मुश्किल होता था। इसके अलावा जो है रिकॉर्डिंग उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ती थी। वो हिसाब नहीं लगा पाते थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की करेंसी चला करती थी, तो ये समस्या आती थी। फिर पेपर मनी के बाद जमाना और एडवांस हुआ, हमें प्लास्टिक मनी देखने को मिली, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक, हमें जो है ये मनी देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, अब करेंटली इस समय हम ई मनी को विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूपीआई, ठीक, पेटीएम वगैरह। ठीक, तो ये हमारा अगर हम बात करें, इस समय यूज हो रहा है करेंटली मनी के तौर पे। तो अब
क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी नहीं आएगा, मनी की डेफिनेशन से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं आएगा। मोस्टली आया तो बहुत ही रेयर केस है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ये मनी के इन्वेंशन की जरूरत पड़ी ही क्यों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल क्यों नहीं होता रहा, बार्टर सिस्टम ही क्यों चलता रहा। तो उसके पीछे कुछ वजह थी, बार्टर सिस्टम ना चलने के पीछे कुछ वजह थी, कुछ लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को बंद कर दिया गया और मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करना शुरू करा गया। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी? सबसे पहली लिमिटेशंस थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब ये क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब हो गया कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अब तुम्हारे पास राइस मौजूद है, ठीक। तुम सोच रहे हो कि मुझे, बार्टर सिस्टम है, मनी इन्वेंट नहीं हुई है अभी तक। तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि काश इस राइस के बदले मुझे थोड़ी सी वीट मिल जाए, ठीक। तुम ये सोच रहे हो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे तैयार हो जाए। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या? जो तुमसे राइस ले ले और राइस के बदले वीट दे दे। फॉर एग्जाम्पल, तुम पहुंचे ए नाम के इंसान के पास, ठीक। तुमने उससे कहा राइस चाहिए, उसने कहा हाँ चाहिए, ठीक। तुमने कहा मुझे वीट चाहिए, उसने कहा मेरे पास वीट तो नहीं है, मेरे पास वीट की जगह मान लो कोई और चीज है, ज्वार है या बाजरा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सचेंज टेक प्लेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हुआ, मतलब दोनों को सेम चीजों की नीड नहीं हुई। अब तुम गए बी के पास, तुमने बी से कहा कि भी मुझसे राइस ले लो, उसके बदले वीट दे दो। बी ने कहा भाई मेरे पास तो वीट उट है नहीं देने के लिए, मेरे पास तो पोटैटो है, लाओ कर लो एक्सचेंज। तुमने कहा ये भी नहीं चलेगा। तुमने फिर तीसरा इंसान ढूंढा, सी। कोइंसिडेंटली इसके पास वीट मौजूद थी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, और इसे राइस भी चाहिए थी। तो क्या हुआ? तुमने इसे वीट दे दी, इसने तुम्हें राइस दे दी। एक्सचेंज जो था वो हो पाया, क्यों? क्योंकि दोनों की इच्छाएं सेम थी यहाँ पे। तो ये होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो कि तुम्हें तीसरे ही नंबर पे मिल जाए, ठीक। तो ये एक समस्या हमें उस समय के टाइम पे आती थी। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। जैसे हम अपना पुराना ही एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? एक बोरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? अरे नीचे नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ से दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या फीचर होता है? लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू, ठीक। अब ये क्या है? इसमें कैसे, हम पिछले एग्जांपल ले लेते हैं अपना। हमारे उस एग्जांपल में हमने क्या देखा? एक बोरी राइस के बदले एक बोरी वीट एक्सचेंज हो गई नहीं हो गई? क्या राइस और वीट ये दोनों एक दूसरे के बराबर की वैल्यू रखते हैं? नहीं रखते ना, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो उस समय के टाइम पे एक गुड जो था वो दूसरे गुड्स में ही मीजर किया था। क्यों? क्योंकि कोई मनी उस समय एग्जिस्ट नहीं करा करती थी। तीसरा अगर हम देखें, लैक ऑफ
स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब उस समय के टाइम पे फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल था। जैसे फॉर एग्जांपल, आज तुम बड़े प्यार से बैंक के पास जाते हो, बैंक से लोन लेते हो और उस लोन को छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में करके बैंक को चुका देते हो। चुका देते हो, नहीं चुका देते हो? जैसे कभी 1 महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, ठीक है, चुका देते नहीं चुका देते हैं। तो हम फ्यूचर डेट में पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन कर पाते हैं क्योंकि मनी एग्जिस्ट करती है। सोचो उस समय ऐसा पॉसिबल था क्योंकि मनी तो थी ही नहीं। तो फ्यूचर डेट के ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे? बैंक से जाकर क्या कहते हैं कि लोन लेना है मुझे, बोले कितने क्या लोन चाहिए? बोले 100 सेब चाहिए। बोले कैसे लौटाओगे? बोले 20 सेब अभी ले लेना, 1 महीने बाद 20 सेब, 2 महीने बाद 30 सेब, 3 महीने बाद। ठीक, तो ऐसे करके थोड़ी नहीं हो पाता। तो ये समस्या आती थी। चौथा, अगर हम देखें, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये क्या है? उस समय अगर हम बात करें, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करते थे मनी के तौर पे, करते थे नहीं करते थे? और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो स्टोर करना है वो नामुमकिन सा काम है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर पेरिशेबल होते हैं और जल्दी ही खराब हो जाते हैं। ठीक, तो ये समस्या आती थी। पांचवा, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक, पहले क्या होता था, हम लोग एक देश से दूसरे देश में जो पैसा है वो नहीं भेज पाते थे या रिसीव नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब तुम यहां से जानवर भेजोगे यूएसए, कितने दिन में पहुंचेगा? सामान भेजोगे, खाने पीने का, सब्जी उब्जी खराब हो जाएगी। ठीक, तो ये समस्या उस समय वहां पे आया कर रही थी। मतलब ट्रांसफर करने में भी दिक्कत होती थी, मनी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाते थे हम लोग। तो इन चीजों की वजह से क्या हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। अब मनी के इन्वेंशन से मनी के कुछ फंक्शंस निकल के आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक, ये 3 या 4 मार्क्स में सेपरेट पूछ लेते हैं, मोस्टली 3 मार्क्स में ही पूछते हैं। तो अगर मनी के मैं फंक्शंस की बात करूं तो मनी के जो फंक्शंस हैं वो हमारे दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। अब दोनों में है क्या क्या? तो प्राइमरी फंक्शंस हमारे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करता है? सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे परचेज और सेल पॉसिबल है ड्यू टू मनी। ठीक, मनी जो है वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? परचेजिंग पावर को। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने क्या करा? रिमूव करा। किस चीज को रिमूव करा? प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को। तो ये चीजें आपको मेन मेन लिखनी है। ठीक, बीच में परचेजिंग पावर वाला पॉइंट गायब भी कर सकते हो, लेकिन अगर 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, तो 3 नंबर के 3 पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से लिख देना। ठीक, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं हम लोग मनी का। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ही अगर हम देखें तो हमारा दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? दूसरा फंक्शन होता है मीजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक, मीजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब
जैसे मैं आज तुमसे कहूं कि बेटा मेरे से ये पेन है मेरे पास, ये पेन ले लो और इसके बदले तुम्हारे पास जो ये फोन है, ये फोन मुझे दे दो। तो तुम क्या करोगे डील? तुम कहोगे सर कैसी मजाक की वाली बातें कर रहे हो, 10 रुपए का पेन और उसके बदले मैं आपको 25 या 30 हजार रुपए का फोन दे दूं। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो अगर बात करें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मनी की वजह से हम चीजों की वैल्यू को मीजर कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही लिखना है पॉइंट क्या, कि मनी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज हैं उनको मीजर किया जा सकता है या एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस फंक्शन की वजह से ही जो कंपैरिजन होता है किसका, बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक, तो आप इसमें ये लिख दोगे, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा क्या लिख दें? तीसरे में कुछ भी लिख देना, तीसरे में वैसे लिख देना, ये जो है सर्व करता है एज अ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। ठीक, तो ये अगर हम बात करें हमारे इसके प्राइमरी फंक्शंस हो गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में पहला फंक्शन होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इसमें क्या था, हमने पढ़ा भी था, मनी की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कर पाते हैं। मनी की वजह से ही आज के समय पे जो लोन्स हैं वो लेंड किए जा रहे हैं या रिसीव किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। इस फंक्शन की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं क्या, बैंक्स हमारे, या फाइनेंशियल मार्केट वगैरह एग्जिस्ट करता है। दूसरा फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करना अगर हम बात करें आसान है। ठीक, मनी को सेव, मनी ने सेविंग्स को पॉसिबल किया है। मनी सबसे आसान तरीका है पैसे को सेव करने का, इसमें आप ये चीजें लिख सकते हो। इसके अलावा तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। ठीक, अगर तो ध्यान से देखो तो बार्टर सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी ही यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो मनी का ये हो गया। इसके बाद अगला जो हमें टॉपिक कवर करना होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब हो गया टोटल स्टॉक किसका, मनी का, हेल्ड बाय, किसके पास होना चाहिए, पीपल ऑफ ए कंट्री, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो मतलब मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब है अगर मैं इस समय पे इस पॉइंट पे जो भी समय हो रहा है, मान लो 10 बजे, ये कैलकुलेट करूं कि हमारे देश में जितने लोग हैं उनके पास कितने पैसे मौजूद हैं। ठीक, तो कुछ ना कुछ अमाउंट निकल के आएगा, सबके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे। सपोज करो 10 20 15 रुपए के मान लो कि निकल के आया 500 रुपए, तो 500 रुपए क्या होगी, देश की मनी सप्लाई कंसिडर करी जाएगी। अब मनी सप्लाई जो है वो
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। याद क्या रखना है, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते समय गवर्नमेंट और जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी मनी को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, इनके पास जो मनी का स्टॉक होता है वो काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये जो होते हैं ये दोनों हमारे मनी के सप्लायर और प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक, अब मनी सप्लाई के इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, तो मनी सप्लाई में हमें पढ़ने होते हैं कंपोनेंट्स। तो मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है करेंसी हेल्ड बाय, ठीक, हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक। तीसरा होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब ये क्या क्या होते हैं तो ये भी बता देता हूं मैं फटाफट से। ठीक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब नोट्स की और कॉइन्स की फॉर्म में जितना भी पैसा हमारे देश के लोगों के पास है उसको हम काउंट कर लेंगे, इसे सी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट इसे डीडी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो आपका जमा है, ठीक। कौन सा? खास तौर से करंट अकाउंट्स में काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है। सेविंग्स का क्यों नहीं लेते सर? सेविंग्स का बेटा इसलिए नहीं लिया जाता, इसमें खाली करंट अकाउंट लिया जाता है। करंट अकाउंट का पैसा सेविंग्स का हम नहीं लेते हैं। लिख के काट देता हूं मैं क्यों नहीं लेते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेविंग में ज्यादा लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है आपको। मतलब सेविंग्स में ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट होती है, आप अपने बैंक से महीने में कितनी बार पैसे निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, उसके ऊपर एक लिमिट होती है। लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती, इसलिए डिमांड डिपॉजिट के अंदर खाली करंट अकाउंट का ही पैसा जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ये क्या होता है? ये अगर हम बात करें डीडी प्लस सी प्लस डीडी प्लस ओडी के नाम से जाना जाता है, ये अदर डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है हमारे देश में कुछ एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि अगर बात करें मुथूट गोल्ड लोन वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं उधार लोगों को। तो इन्हें अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ये पैसा जो ये आरबीआई के पास जमा कराते हैं ये कहलाता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक, तो ये होता है हमारे कंपोनेंट्स। अब मनी सप्लाई को निकालने की अगर मैं बात करूं तो मनी सप्लाई को निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें सबसे पहला होता है M1, इसका फॉर्मूला होता है C प्लस डी डी प्लस ओडी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है M1, M1 मतलब यही तीनों। अब इन तीनों की जगह मैं अगर सेपरेट लिखूं, जैसे ऐसे मैं लिखूं C प्लस डी डी प्लस ओडी, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। या इसकी जगह हम क्या करते हैं, खाली M1 लिख लेते हैं। ठीक, तो इसकी जगह खाली M1 आ जाएगा। प्लस आप क्या कर देंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक, क्योंकि देखो अगर इसमें देखें हम, ये भी मनी सप्लाई में काउंट होता है। एक मेथड ये भी होता है मनी सप्लाई को निकालने का। ठीक, एक हमारा तीसरा मेथड होता है जिसका फॉर्मूला होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल
बैंक्स। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है, हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्या चीज, इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब ऐसे समझ लो, एक बैंक के पास जब पैसे को रखने की कमी हो जाती है, मतलब भर जाता है पूरी तरीके से, तो वो क्या करता है, अपना कुछ पैसा किसी दूसरे बैंक के पास रख देता है। इसी चीज को, जो मान लो 100 रुपए रख दिए, तो ये 100 रुपए क्या कहलाते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है तीसरा। इसके बाद चौथा फॉर्मूला होता है हमारा M4। M4 हमारा होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्या चीज, NSC। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है बेटा, ये सरकार के पास कोई लोग पैसे सेव करते हैं, तो ये वो कहलाता है। अब इसमें याद क्या रखना है, क्या सर एग्जाम में कैसे पूछेंगे, न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा, न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत 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 ही ज्यादा कम होते हैं इसमें। ठीक, इसमें आता कैसे है तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ये हमारा नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज क्या ध्यान रखना है, ये हमारा नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। अगर कैसे पूछा जाएगा, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल में पूछा जाए कि M1 M3 M4 में से कौन सा नैरो मनी है, तो आप M1 पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस से वो ऑप्शन कुछ ऐसे करके दें, कौन सा नैरो मनी है, M1 M2 M2 M3 या फिर M1 M3, ठीक, या फिर नन ऑफ दीज, तो इसमें कौन सा लगाओगे, तो इसमें ये दोनों ही हमारे नैरो मनी कंसिडर करे जाते हैं। ठीक, और क्या सर, और अगर बात करी जाए तो देख लेते हैं आगे, जो M3 और M4 हैं आपके, अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन सा जो होता है वो हमारा ब्रॉड मनी होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला पर्टिकुलरली ब्रॉड मनी होता है। अब अगर वैसे ही पूछा जाए दो ऑप्शन करके, तो ये दोनों ही हमारे ब्रॉड मनी में कंसिडर करे जाते हैं। लेकिन सर इसमें फर्क क्या है, देखो फर्क ये है बेटा इसमें कि जो नैरो मनी होता है उसमें हम ज्यादातर लिक्विड चीजों को ही रखते हैं, या तो हाईली लिक्विड रखे जाते हैं या मॉडरेट लिक्विड रखे जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, सी प्लस जीडी प्लस ओडी, ये तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सी करेंसी तो कैश ही है, डीडी का मतलब हो गया कि जो पैसा हमारा करंट अकाउंट में हम जब चाहे तब जाके निकाल सकते हैं, अदर डिपॉजिट जब चाहे तब एनबीएफसी आरबीआई से मांग सकते हैं, आरबीआई तुरंत दे देगा। M2 में क्या हुआ, अगर बात करूं, ये सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड है। ठीक, अब M2 की मैं अगर बात करूं, इसमें M1 तो है ही लिक्विड वाले सारे, इसमें सेविंग भी आ गया, तो सेविंग्स जो होते हैं ये थोड़े कम लिक्विड होते हैं, मतलब इसमें लिमिट है, तो इसीलिए इसे मॉडरेटली लिक्विड कहा जाता है। ठीक, ये चीज क्लियर रहेगी। अब अगर मैं M3 की बात करूं, इसमें देखो आपके टाइम डिपॉजिट आ जाते हैं, ये तो लिक्विड होते ही नहीं है, ये इलिक्विड होते हैं, मतलब ये तो एक फिक्स समय के बाद ही निकल सकते हैं। तो टाइम डिपॉजिट होने की वजह से इन्हें जो है ब्रॉड मनी में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये लिक्विड होते ही नहीं है। ठीक, अगला, सारा पैसा जो जमा है, तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपकी वही बात आ जाती है, ये भी हमारे हाईली इलिक्विड होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बस आपसे पूछा जा सकता है, हद से इसके अलावा
आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। थर्ड वाला खाली इल्लिक्विड होता है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें बस ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो और क्या आता है सर इसमें, इसमें अगला आता है, अगर हम टॉपिक बात करें, फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी कितने टाइप की होती है? तो मनी अगर हम बात करें आपके सिलेबस के हिसाब से, मनी जो है वो चार तरीके की है। कौन सी? एक है फिएट मनी, दूसरी है आपकी फिड्यूशरी मनी, तीसरी है आपकी फुल बॉडीड मनी। अरे क्या हो रहा है ये? और तीसरी होती है आपकी क्रेडिट मनी। अब इसमें फर्क क्या है? फिएट मनी, फिएट मनी वो होती है जो सरकार के द्वारा इशू करी जाती है। ठीक, इशू बाय गवर्नमेंट। इसे कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। और और अगर हम बात करें, ये जो होती है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है। इसे कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि सरकार इसे इशू करती है। इसमें आपके कॉइन्स और नोट्स वगैरह सारे आ जाते हैं। फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है जो ट्रस्ट पे काम करती है, मतलब भरोसे पे चलती है लेन देन करने वालों के बीच में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि आपके चेक्स, ठीक, या ड्राफ्ट, ये हमारे इसमें आते हैं। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें मनी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है किसके? कमोडिटी वैल्यू के। मतलब जैसे 1 रुपए का सिक्का है, अब 1 रुपए का जो सिक्का है उसको बनाने में 1 रुपए का ही लोहा या स्टील लगेगा। ठीक, तो अगर तुम उसे गला के पिघला के बेचोगे भी तो 1 रुपए का ही बिकेगा। तो ये फुल बॉडीड मनी होती है। इसके अलावा क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी की अगर हम बात करें, ये वो मनी होती है जिसमें आपकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है किससे? इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक, तो ये आपकी चार तरह की मनी होती हैं, एग्जिस्ट जो करती हैं। इसके अलावा और हमने सप्लायर वगैरह के बारे में आपको बता ही दिया था, कुछ बचता नहीं है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा जो मनी और बैंकिंग का हमारा यूनिट का दूसरा पार्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको पहले सबसे पहले जानने की जरूरत है जो बैंक्स हैं वो हमारे देश में दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक है हमारे कमर्शियल बैंक्स और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक देश में बहुत सारे होते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एचएसबीसी, या फिर कोई भी और आप ले सकते हो, आईडीबीआई। ठीक, बहुत सारे बैंक मौजूद होते हैं। सेंट्रल बैंक लेकिन देश में एक ही होता है, जैसे हमारे देश में क्या है? आरबीआई है। ठीक, ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है, या कह लो फैसिलिटेट करता है किसे? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक, कंट्रोल, रेगुलेट, मॉनिटर, ये तीनों काम करता है। सुपरवाइज करना एक तरीके से कंट्रोल करना ही हो गया कमर्शियल बैंक्स को। ठीक, ये जो है अगर हम बात करें, एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक माना जाता है हमारे देश का। हम लोग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से डीलिंग नहीं कर सकते हैं, हमारी डीलिंग कमर्शियल बैंक से होती है। कमर्शियल बैंक ही सेंट्रल बैंक से डील कर सकते हैं या गवर्नमेंट ही सेंट्रल बैंक से डील कर सकती है। अब और क्या सर इसमें, अगर देखो कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना होता है क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ती है, लीगल रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो?
देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पहले की कहानी बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बैंक है, इस बैंक के पास एक कोई इंसान आया, उसने 10,000 रुपए जमा करे। बैंक ने कहा खुशी खुशी, अरे पैसे जमा हुए, बिजनेस शुरू हुआ। ठीक। अब कुछ समय बाद एक दूसरा इंसान आया, उसने इनसे लोन मांगा, इसने 10,000 रुपए पूरे उठा के लोन दे दिए। अब कुछ दिनों के बाद ये इंसान फिर से वापस आता है और बैंक से कहता है मैंने जो 10,000 रुपए दिए थे उसमें से 1,000 रुपए निकाल दो। अब बैंक मैनेजर तो परेशान, क्यों, क्या करे वो, उसने तो 10,000 रुपए पूरे उधार दे दिए, वो कहाँ से लाए 1,000 रुपए देने के लिए। तो इस सिचुएशन में जो आरबीआई होता है वो इन्हें रास्ता बताता है। फिर आरबीआई ने इन्हें एक रास्ता बताया। आरबीआई ने इनसे क्या कहा कि तुम लोग क्या करो, कुछ पैसा, मतलब जब भी तुम्हारे पास कोई डिपॉजिट जमा करे, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए जमा हुए, तो जब भी तुम्हारे पास कोई डिपॉजिट आए तो उस 10,000 रुपए में से थोड़े से पैसे तुम अलग निकाल के अपने पास रख लो। बोले कितने रख लो, बोले मान लो तुम उसका 20% रख लो, 2,000 रुपए। ठीक। और बाकी बचे हुए 8,000 रुपए का तुम क्या करो, लोन दे दो किसी और इंसान को जो तुमसे लोन मांगने आता है। अब इस सिचुएशन में अगर ये कल को आएगा पैसे विड्रॉ करने कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो तुम इसे इस 2,000 में से पैसे निकाल के दे सकते हो। ठीक। इस चीज को जो 2,000 रुपए निकाल के आरबीआई ने कहा आपको रखना है, इसे कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक। ये आरबीआई ही डिसाइड करता है। अब तुमने शुरुआत में तो निकाल के रखा कॉमर्शियल बैंक्स ने, ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने देखा यार ये पैसे निकालने आ ही नहीं रहा है, तो इन्होंने ये 2,000 रुपए भी किसी ना किसी को लोन के तौर पे दे दिए। अब फिर वही समस्या कुछ समय बाद खड़ी हो गई। तो आरबीआई ने कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा काम। आरबीआई ने कहा अब क्या करो, जब भी तुम्हारे पास कोई डिपॉजिट आए तो तुम क्या करोगे, उसमें से 20% तो पहले अलग निकालोगे। जैसे मान लो 10,000 रुपए आए, तो उसमें से 2,000 रुपए अलग निकाल लो। 8,000 रुपए का आप जो हो वो किसी को लोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2,000 रुपए तुम अपने पास नहीं रखोगे। ठीक। आरबीआई ने कहा इस 2,000 रुपए में से मान लो 1,000 रुपए, ठीक, तुम क्या करोगे, मेरे पास जमा कराओगे। और बचे हुए, मैं तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा है नहीं, मतलब अमाउंट ऐसा नहीं है, बचे हुए 1,000 रुपए तुम क्या करोगे, अपने पास ही रखोगे। कहाँ पे, अपनी वॉल्ट के अंदर। किस फॉर्म में रखोगे, गोल्ड, कैश की फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हो। ठीक। अब जो पैसा आरबीआई के पास ये लोग जमा करा देते हैं उसे कहते हैं सीआरआर, और जो पैसा ये खुद के पास रखते हैं उसे कहते हैं एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टेचरी लिक्विड रेशियो। ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, एलआरआर। तो अब ये कहानी थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का। अगर बात करें, जितने भी पिछले हमने टॉपिक पढ़े वो इतने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है, जो है क्या, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक। ये टॉपिक अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 4 नंबर का बड़े प्यार से आ जाता है। ठीक। अब क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, क्रेडिट क्रिएशन देखो, तुम्हें वो वाली कहानी याद रखनी है कि वो कहानी क्या थी। तो पहले इसकी कुछ अजम्पशंस है, तो अजम्पशंस लिख लेते हैं। तो पहली अजम्पशन क्या है, देश में खाली एक ही बैंक है। दूसरी अजम्पशन क्या है, जितने भी रिसिप्ट्स
और पेमेंट होते हैं वो हमारे थ्रू बैंक ओनली, बैंक के थ्रू ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कंडीशन है। अब हम समझते हैं होता क्या है। देखो, हमने कहानी पढ़ी थी क्या, कि बैंक था, बैंक के पास एक इंसान ने आके पैसे जमा करे, मान लो 1,000 रुपए। आरबीआई ने कहा LRR 20%। तो इन्होंने क्या करा, 200 रुपए रख लिए और 800 रुपए का लोन दे दिया किसी इंसान को। ठीक है, ये हमारे पास डिपॉजिट आए थे। अब इस इंसान ने क्या किया, ये रुपए कहीं पे खर्च करे। इस इंसान पे मान लो किसी भी चीज को खरीदने में ये रुपए खर्च करे। ये रुपए 800 रुपए थे इसके पास, इसने ये 800 रुपए इसे दे दिए और इससे 800 रुपए की वैल्यू की कोई चीज मान लो खरीद ली। देख, अब सारे ट्रांजेक्शन्स क्योंकि बैंक के थ्रू ऑपरेटेड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पैसा होगा, ये अब एक ही बैंक है तो इसका भी अकाउंट कहाँ होगा, इसी बैंक में होगा। तो ये पैसा घूम के जो है दोबारा से कहाँ आ जाएगा, इसी बैंक के पास आ जाएगा 800 रुपए। हाँ, आ गए। तो 800 रुपए का ये डिपॉजिट हो जाएगा, अगर हम मान सकते हैं, हाँ हो जाएगा। ठीक, फिर बैंक क्या करेगा, इस 800 रुपए को किसी को लोन देगा। 800 में, सॉरी, 800 को देगा। 800 में से क्या करेगा, 20% रोक लेगा, 160 रुपए, 640 का लोन दे देगा। यही कहानी बैंक रिपीट करता रहेगा। तो इस कहानी को सर लिखेंगे कैसे, इस कहानी को आप ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पे डालेंगे राउंड्स। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट्स, उसके बाद लोन्स, फिर कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब वही LRR, कितना, 20%, राउंड 1। तुम्हारे पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, तुमने क्या करा, उसमें से 20% 2,000 रुपए रोक लिए। 10,000 का डिपॉजिट आया, उसमें से 2,000 रोक लिए, यानी कि 8,000 का लोन दे दिया। अब बैंक एक ही है देश में, तो ये 8,000 रुपए दोबारा से बैंक के पास जमा हो गए। ठीक, अब तो बैंक क्या करेगा, 1,600 रुपए फिर से अपने रिजर्व में डाल लेगा और बचे हुए कितने, 6,400 लोन के तौर पे दे देगा। फिर ये 64 रुपए दोबारा से हमारे पास डिपॉजिट बन के आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा, अगर मैं बात करूं, तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा इसका टोटल जो आएगा सो तो आएगा, इस कैश रिजर्व का टोटल 1,000 नहीं आ जाता। जैसे ही हमारे ये और ये कैश रिजर्व का टोटल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक, अब ये क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक, ये 8,000 दोबारा बैंक के पास आए, ये कहलाते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सर अब ये इन दोनों का टोटल तो रह गया, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। अगर क्वेश्चन में LLR की जगह CRR दे रखा हो तो वो डाल देना। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इनिशियल डिपॉजिट आए थे 10,000, LLR था 20%, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10,000 इंटू 100/20। तो एक जीरो से एक गया, 5 आ गया, तो ये आ गया कितना,
50,000। तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? 50,000 आएगा। ठीक। अब 50,000 रुपए टोटल मनी क्रिएशन है, 10,000 रुपए तुम्हारे रिजर्व में है, तो तुमने लोन कितने का दे दिया? 40,000 का दे दिया। तो इस तरीके से ये चीज निकल के आ गई। इसके अलावा इसमें कुछ और बताना होता है। हाँ, इसमें कुछ और ही बताना होता है, जैसे कि आपको मनी मल्टीप्लायर निकाल के बताना होता है। ठीक, उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। तो ये कैसे निकलेगा? CRR मतलब SLR, वही मान लो LLR 20। 20% का मतलब हो गया 20/100। ठीक, अब क्या होगा? ये 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे रह जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया तो 2 5 जा, तो हमारा क्या आ गया? 5 टाइम्स निकल के आ गया क्या? मनी मल्टीप्लायर। तो ये हमारा आता है। बस आपको अजम्पशंस लिखनी होती है, ये टेबल बनानी होती है, ये फॉर्मूला लिखना होता है। ये बात हमने यहाँ पे करी कि पहले प्राइमरी डिपॉजिट आया, उसमें से हमने 2,000 रिजर्व में रख लिया, 8,000 का लोन दे दिया, फिर वो 8,000 रुपये दोबारा से बैंक में जमा आए क्योंकि एक ही बैंक था। फिर हमने वही प्रोसेस को दोबारा से अपनाया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। इतना आप अंग्रेजी में बना के लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का आएगा तो इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा, आपको पूरे नंबर गारंटी मैं देता हूँ इस बात की, मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक सर, इसमें क्या पढ़ना होता है? अगला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना होता है सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक, सेंट्रल बैंक के क्या है? सेंट्रल बैंक हमने भी बात करी। सेंट्रल बैंक हर देश में एक ही होता है। ये क्या होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है हमारा। किसका? मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का। मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम का। ठीक, हमारे देश में जो है वो है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें इसमें पढ़ने होते हैं RBI के फंक्शंस। RBI क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहला काम RBI क्या करता है? इशू करता है करेंसी। ठीक, RBI के पास ही एक लौता अधिकार है नोट छापने का। तो RBI नोट्स छापता है। ठीक, कॉइन कौन छापता है? तो कॉइन जो है 1 रुपये का कॉइन, बाकी कॉइन्स तो RBI ही छापता है। 1 रुपये का कॉइन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और सर क्या करता है RBI? इसके अलावा RBI जो है वो क्या है? हम बात करें, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। ठीक, RBI क्या है? RBI एक्ट एज अ बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, RBI क्या है? बैंकर है। मतलब RBI जो है सरकार के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का काम करता है। एडवाइजर के तौर पे इकोनॉमिक प्लानिंग में RBI जो है वो गवर्नमेंट की मदद करता है। एजेंट होने के नाते RBI जो है वो क्या करता है? अगर हम बात करें, ठीक, फंड्स को ट्रांसफर करता है सरकार के लिए। तो इसमें आप ये लिख दोगे। तीसरा, अगर देखा जाए, ठीक, बैंकर्स बैंक। RBI जो होता है बैंकों का बैंक होता है। मतलब ये क्या करता है? ये सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। किसे? हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को पूरा। ठीक, ये बैंकर्स बैंक है। इसके अलावा ये गाइडलाइंस इशू करता है इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से रिलेटेड। इसमें आप ये भी लिख सकते हो। ठीक,
इसके अलावा जब जरूरत पड़ती है तो ये बैंक की मदद भी करता है। इसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकता है हमारा? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक, ये क्या होता है? आरबीआई जो है एक बक्सा बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर वो देश के सोने को और फॉरेन करेंसीज को संभाल के रखता है। ठीक, इस बक्से को क्या कहा जाता है? तो इस बक्से को नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है। ठीक, नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी इसे कहा जाता है। चार हो गए। पांचवा, एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। आरबीआई जो है वो चेक क्लियरिंग के प्रोसेस में मदद करता है। ठीक, आरबीआई चेक क्लियरिंग के प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये हूं मैं और ये हो तुम। तुमने मुझे एक चेक काट के दिया 1,000 रुपए का। ठीक, अब तुम्हारा बैंक है एसबीआई, मेरा बैंक है मान लो पीएनबी। तो मैं अपने बैंक में चेक लगाऊंगा तो इस चेक को पास होने में बहुत समय लगता था पहले पुराने जमाने में। ठीक, लेकिन अब आरबीआई क्या करता है? तुरंत इसको सेटल कर देता है, क्योंकि आरबीआई के पास दोनों ही बैंकों के अकाउंट्स मौजूद होते हैं। आरबीआई क्या करेगा? पीएनबी के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट साइड पे लिख देगा और एसबीआई के अकाउंट में ये पैसा डेबिट साइड पे लिख देगा। जब मैं बैंक पीएनबी के पास ये चेक जमा करूंगा, पीएनबी ये चेक आरबीआई के पास सबमिट करेगा, फिर आरबीआई ये काम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मेरा बैंक मुझे पैसे दे देगा, कहानी खत्म। ठीक, तो ये होता है क्लियरिंग हाउस का फंक्शन। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिलता है या फंड्स वो अरेंज नहीं कर पाते हैं, तब वहां पे आरबीआई जो है उन्हें फंड्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। वैसे तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई से आता है, ऊपर में से भी बहुत एक आध पूछा ही जाएगा। ठीक, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल से भी पूछी जाने की पूरी उम्मीद होती है। चलो अगले पन्ने पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये फंक्शन जो है क्रेडिट कंट्रोल हमारा, अगर बात करी जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें आरबीआई क्या क्या चीजें यूज करता है? इसमें आरबीआई बैंक रेट का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? इसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कैसे अभी देखते हैं। देखो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि मान लो एसबीआई, आरबीआई एसबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है और इसके बदले इनसे कुछ क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा से 10%, 10%। तो ये 10% क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। ठीक, अब देखो होगा क्या अगर ये लेता क्यों है? एसबीआई लोन क्यों ले रहा है? खुद सोचो। एसबीआई इसलिए लोन ले रहा है ना कि कोई इंसान और एसबीआई से लोन मांग रहा होगा। एसबीआई आरबीआई से पैसा लेगा मान लो 10% पे और इसे दे देगा कितने पे? 12% पे 2% एसबीआई की इनकम जनरेट हो गई। जब ये पैसा वापस करेगा एसबीआई आरबीआई वापस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देश में सिचुएशंस होती हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं सर? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है?
इस रेट को बढ़ा देता है। मान लो क्या कर देगा, 15% कर देगा। अब इस रेट को बढ़ाने से, इंक्रीज करने से क्या फायदा होगा? इस रेट को इंक्रीज करने से ये फायदा होगा, आरबीआई जब इन्हें 15% पे देगा तो ये इस इंसान को कितने परसेंट पे देंगे? 17 या 18% पे। तो क्या ये इंसान लोन लेगा? नहीं लेगा। तो इससे क्या होता है, जो लेंडिंग कैपेसिटी होती है किसकी? कमर्शियल बैंक की, वो जो होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन जो है वो सही हो जाता है। डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई इस रेशियो को कम करके 8% कर देगा। इससे क्या होगा, अब लोन सस्ते हो जाएंगे। मतलब जो पहले ये लोग 12% पे दे रहे थे, अब ये 12 की जगह कितने परसेंट पे दे पाएंगे? 10% पे दे पाएंगे। तो लोग और ज्यादा लोन लेंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो लेंडिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन सही हो जाएगा। ठीक, तो एक पहला बीजर ये होता है, इससे महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। दूसरा होता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब कभी भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कौन सा लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे देगा। जैसे कि मान लो 8%। तो ये जो इंटरेस्ट होता है इसे कहा जाता है रेपो रेट। अब इस रेपो रेट का जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सिचुएशन रहती है वो सेम रहती है एज बैंक रेट। मतलब जो आप बैंक रेट में लिखोगे, जो मैंने अभी ऊपर बताया, वही आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है, सॉरी रिजर्व लिख दिया मैंने। तीसरे नंबर पे हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आरबीआई को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है। मैं कह रहा हूं फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करते हैं। इसके बदले आरबीआई क्या करता है, इन लोगों को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। सपोज कर लो 10%। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका क्या फायदा सर, ये कैसे काम करेगा? तो इन्फ्लेशन को मैं आई लिख लेता हूं और डिफ्लेशन को डी लिख लेता हूं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा। ठीक, क्या करेगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास सपोज करो 10 करोड़ रुपए हैं। आरबीआई कह रहा है कि मैंने इस रेट को बढ़ा के अब 15% कर दिया है। तुम ये अब बताओ, जब एसबीआई किसी इंसान को लोन देगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा। कितना इंटरेस्ट ले लेगा? 10, 12 बैंक रेट के अकॉर्डिंग ही तो लेगा, जो बैंक रेट होगा। ठीक, तो अब ये समस्या है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो एसबीआई क्या करेगा, अपने ये 10 करोड़ रुपए इस इंसान को लोन के तौर पे नहीं देगा, आरबीआई के पास जमा कर देगा। और इस वजह से क्या होगा, जो अगर हम देखें देश में मनी सप्लाई होगी हमारी, वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। डिफ्लेशन के समय पे आरबीआई इस रेट को कम कर देगा। जैसे मान लो 15 कहा था आरबीआई ने, अब आरबीआई कहेगा नहीं, अब तो ये है मात्र 5%। तो अब कमर्शियल बैंक्स को क्या दिखेगा, यार हमें किसी को लोन देंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये लोग सारा पैसा आरबीआई से निकालेंगे और लोगों को लोन देंगे। तो इससे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाएगी। ठीक,
3 हो गए। इसके बाद चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा होता है हमारा, हम अगले पेज पे आ जाते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है कमर्शियल बैंक्स के साथ। ठीक, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी उन सिक्योरिटीज को सस्ते दाम पे, मतलब ऑफर्स के थ्रू बेच देगा और इनके बदले क्या करेगा, इनसे पैसे ले लेगा। अब इससे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो ऐसा करने से क्या होगा, ये विड्रॉल ऑफ मनी के तौर पे काम करेगा या लीकेज के तौर पे काम करेगा। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा निकल जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम होते ही इन्फ्लेशन कर्व हो जाएगा। या आरबीआई सर क्या कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में खाली बेचता है? नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचता ही नहीं है। एसबीआई बैंकों के पास भी तो कुछ सिक्योरिटी होंगी, इनसे खरीद भी लेता है, बाय भी कर लेता है, ठीक, और इन्हें उसके बदले पैसे दे देता है। तो ऐसा कब करता है, ऐसा करता है डिफ्लेशन में। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये एक इंजेक्शन की तरह काम करते हैं और इससे हमारे देश की मनी सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, ये हो गया। और सर क्या होते हैं, ये हमारे हो गए 4। अब देख लेते हैं, चलो पांचवा। पांचवा आप मान सकते हो एलएलआर या सीआरआर और एसएलआर। आरबीआई क्या है, एसएलआर सीआरआर, अगर ध्यान हो, एक इंसान ने 1000 रुपए जमा करे, एलएलआर जो था वो 20% था, तो तुम्हें कितने रखने पड़ेंगे, 200। अब तुम कितने का लोन दे सकते हो, 800 रुपए का लोन दे सकते हो किसी भी इंसान को। सपोज करो आरबीआई ने इसे बढ़ा के कितना कर दिया कि अब तुम जो है 40% रखोगे, तो मतलब अब 1000 रुपए तुम्हारे पास जमा होंगे, तुम कितने रुपए रखने पड़ेंगे, 400। अब तुम लोन कितने का दे पाओगे, लोन दे पाओगे मात्र 600 का। दे पाओगे नहीं दे पाओगे? तो तुम्हारी लेंडिंग कैपेसिटी जो थी वो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लैंडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी देश के अंदर वो सही हो जाएगी। अब आरबीआई क्या कर सकता है, इसे कम भी कर सकता है। 40% से मानो कर दिया 10%, तो अब 400 नहीं या 200 नहीं, तुम्हें कितने रुपए रखने हैं रिजर्व में, 100 रुपए रखने हैं। तो अब तुम कितना लोन दे पाओगे, 900 लोन दे पाओगे। तो इसका मतलब तुम्हारी लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ये जितने भी मीजर्स देखो हमने पढ़े शुरू के 4, ठीक, ये हमारे सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर्स अब यहां से हम शुरू करेंगे ये सारे क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन क्या होता है, मॉरल सुएशन का मतलब हो गया गाइडलाइंस वगैरह या फिर आपकी परसुएशंस, रिक्वेस्ट, जो परसुएशंस हो गई, रिक्वेस्ट हो गई आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को कि मनी सप्लाई को बढ़ा दो या मनी सप्लाई को कम कर दो, ये हमारी मॉरल सुएशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, इन्फ्लेशनर की सिचुएशन में अगर हम बात करें, आरबीआई जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई गाइडलाइंस देता है कि मनी सप्लाई को क्या करो, कम कर दो। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई गाइडलाइंस देता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दो। ठीक, सातवां, सातवां हमारा होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऐसे समझो कि मान लो ये एसबीआई बैंक है, तुम बैंक के पास गए, तुमने बैंक से कहा साहब मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का,
बैंक ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें तुमसे कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए। ठीक, उसके बदले बैंक ने कहा कि हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बोले कितने की चाहिए, बोले हमें सिक्योरिटी चाहिए करीबन 1,40,000 रुपए की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो तुम्हारा लोन अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। तुम्हें सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ रही है, 1,40,000 रुपए देनी पड़ रही है। तो ये 40,000 रुपए जो निकल के आ रहा है, ये कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये भी क्या होता है, परसेंटेज में होता है। इसे भी आरबीआई कम बढ़ करता है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, मतलब मान लो अभी मैं कह रहा हूं जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कितना है, 40% है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब अगर इसे बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 60% कर दी जाए, तो तुम्हें कितने की सिक्योरिटी की जरूरत होगी। अगर इसे 60% कर दें तो अब सिक्योरिटी कितनी चाहिए होगी, 1,60,000 की चाहिए होगी। तो 1,60,000 की सिक्योरिटी देके 1 लाख रुपए का लोन कौन लेगा। जिसके पास 1,60,000 रुपए की सिक्योरिटी होगी वो 1 लाख का लोन लेके करेगा क्या। ठीक, ये हो गया। अगर देखा जाए इंक्रीज करने से ऐसा होगा, इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई होगी हमारी वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इसे कम कर दिया जाएगा। ये 40% से कम करके मान लो 20% कर दिया। तो अब तुम्हें लोन के लिए कितने रुपए चाहिए, 1,20,000 रुपए चाहिए, तो लोग लोन आसानी से लेंगे। तो मनी सप्लाई जो है वो हमारी बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक, आखिरी जो होता है वो हमारा 8वां होता है, क्रेडिट रेशनिंग। ये क्या होता है क्रेडिट रेशनिंग, अगर बात की जाए, क्रेडिट रेशनिंग में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है फिक्स कर देता है। ठीक, क्या कर देता है, फिक्स लिमिट फिक्स कर देता है लोन्स के ऊपर, कि जितने भी टाइप्स के लोन्स हैं उनकी एक आरबीआई ने लिमिट लगा दी। उस लिमिट से ज्यादा जो है आप, आरबीआई जो है, आप जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, या फिर आप उस लिमिट से ज्यादा लोन दे नहीं सकते। लोन के ऊपर लिमिट लगा देता है और इंटरेस्ट के ऊपर भी लिमिट लगा देता है। ठीक, तो समरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी हमने अभी मीजर्स पढ़े तो उसकी हम एक समरी बना लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बैंक रेट के बारे में पढ़ा, हमने रेपो रेट पढ़ा, हमने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, हमने ठीक ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, हमने अगर बात करें एलआरआर पढ़ा, हमने अगर बात करें उसके बाद छठे नंबर पे मॉरल सुएशन पढ़ा। ठीक, 7वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा, हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा। ठीक, 8वें नंबर पे हमने क्रेडिट रेशनिंग पढ़ा। तो 8 हमने फीचर्स पढ़े। ठीक, इन 8 फीचर्स में से जो शुरू के ये 5 फीचर्स हैं, ये आपके क्वांटिटेटिव मीजर्स कहलाते हैं, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के या क्रेडिट कंट्रोल के। ठीक, ये जो होते हैं अगर हम बात करें आपके नॉर्मल मीजर्स कंसिडर किए जाते हैं, मतलब जनरल मीजर्स कंसिडर करे जाते हैं जो आरबीआई जनरली यूज करता है। ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक मीजर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आरबीआई बहुत ही रेयर सिचुएशंस में करता है, और ये सारे क्वालिटेटिव होते हैं। ये सारे क्वालिटेटिव मीजर्स होते हैं। अब अगर समरी में कहूं क्या बन पा रहे थे सर, तो समरी बन पा रहे थे हम इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की। अगर इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगा, डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगा। देखो हमने सारे पढ़े। इन्फ्लेशन के समय पे अगर हम बात करें, बैंक रेट आरबीआई इंक्रीज करेगा, डिफ्लेशन के समय पे कम करेगा। रेपो रेट भी सेम काम करेगा, रिवर्स रेपो रेट भी आपका देखा जाए तो सेम काम करेगा।
ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे पैसा खींचना है तो सेल करेगा, और डिफ्लेशन के टाइम पे पैसा देना है तो बाय करेगा। LLR अगर हम बात करें तो इसे भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाए, और घटा दिया जाएगा ताकि वो बढ़ जाए। मॉरल सुएशंस की अगर मैं बात करूं तो ये गाइडलाइंस होती हैं, इनको ना घटाया बढ़ाया जाता है, कोई सेम काम नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे भी बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशन में और घटा दिया जाएगा डिफ्लेशन में। इसी तरीके से इसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक, तो ये एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं, समरी इसलिए मैंने लिखवा दी है। ठीक, तो ये अच्छे से कर लेना। ये 6 नंबर का आपका चैप्टर है, इसमें मेन टॉपिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ही है जो आपको कवर करना है अच्छे से। ठीक, और इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन है, उधर देख लेंगे तो हम फंक्शंस ऑफ मनी हो जाएंगे हमारे, या फिर मनी सप्लाई हो जाता है बस। इसके अलावा और इसमें बाकी सारे टॉपिक जितने भी हैं वो छोटे छोटे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलो